हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक टॉपिक जो भी आईआईटी नीट में क्लास 12th के बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं सबको डिस्कस करेंगे। पूरा ही कंप्लीट चैप्टर हम इसको स्टडी करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है, तो आज हम सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। पहले तो ये बता दूं मैं, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या, केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग क्या क्या पढ़ोगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सही है जी। फिर इसके फैक्टर्स क्या है रेट ऑफ रिएक्शन को जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे कि रेट कांस्टेंट क्या चीज होती है, रेट कांस्टेंट क्या चीज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होती है, ठीक है जी। रिएक्शन रेट क्या होता है, मैं अभी रेट कांस्टेंट की बात करके हटा हूं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं। इसके बाद आप पढ़ोगे डिग्री ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें आप पढ़ोगे कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं। हमारे सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है क्लास 12th के बोर्ड्स में। सेकंड और थर्ड ऑर्डर के आईआईटी में क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। 12th क्लास में सिर्फ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही पढ़ेंगे हम। फिर मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एन इक्वेशन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एन इक्वेशन क्या होती है। इसके बाद एक कंसेप्ट है जिसको अरहेनियस कंसेप्ट बोलते हैं, अरहेनियस इक्वेशन बोला जाता है। तो ये सारी बातें पॉइंट बाय पॉइंट हम इस केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर में या केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को फोकस करेगा, कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे हम, कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं, ये बातें करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, केमिकल काइनेटिक्स एक केमिस्ट्री की ही ब्रांच है। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, केमिस्ट्री की ही ब्रांच है जो डील करती है, जो डील करती है विच डील्स विद देखो, जैसे आप पढ़ रहे होंगे कि केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स पता है ना क्या होती है, काइनेटिक्स और डायनामिक्स। केमिकल काइनेटिक्स होती है, काइनेटिक वो स्टडी होती है जब किसी चीज के रेस्ट की स्टडी करते हैं, डायनामिक्स में मोशन की स्टडी करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की स्टडी करने वाले हम इसमें। तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन से, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन का रेट, रिएक्शन कितनी जल्दी हो गया, कितनी लेट हुआ। कुछ रिएक्शन को आपने डाला तो एकदम हो जाता है, कुछ रिएक्शन किया एकदम हो गया, विद इन मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स में हो गया। कुछ रिएक्शन को आप डाल के या दो चीजों को आपस में कंबाइन करते हो तो होने में टाइम लगता है। तो वो उस रिएक्शन का रेट है, कितनी जल्दी होता है तो वो उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। डिटेल में पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, कितनी लेट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी है। दूसरी हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लाइट चली गई। रेट ऑफ रिएक्शंस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसकी स्टडी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरी बात आप करोगे कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। इन चीजों की जो बात करता है उसकी स्टडी जो होती है उसको केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो इस केमिकल काइनेटिक्स में आप इन तीन चीजों को डिटेल में स्टडी करने वाले हो। रेट ऑफ रिएक्शन, उसको अफेक्ट कौन कौन करता है, और एक मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे कैसे चलता है। इनको पढ़ने की स्टडी, इनको स्टडी करने की फील्ड को केमिकल काइनेटिक्स बोला जाता है। तो होपफुली इतना समझ में आया होगा। तो अब हम सीधा बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो हम बेसिकली आप देखोगे केमिकल रिएक्शन में, केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं बेसिकली। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन को समझना पड़ेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ या तो रिएक्टेंट या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये क्या है, या तो चेंज इन कंसंट्रेशन कर दो रिएक्टेंट्स की या चेंज इन कंसंट्रेशन कर दो प्रोडक्ट्स की पर यूनिट टाइम,
टाइम के हिसाब से चेंज होते हुए, टाइम के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हुआ है, टाइम के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या पर यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स चेंज हुआ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। एक रिएक्शन है कि A कुछ कंपाउंड है, रिएक्टेंट्स उन्होंने C प्लस डी दे दिया। तो जैसे जैसे टाइम चलेगा आगे, जैसे जैसे टाइम कवर होता जाएगा, तो A की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। जैसे यार H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ये तो रिएक्शन सबको पता है। तो जैसे ही H2 और O2 मिलते जाएंगे वैसे ही वाटर बनता जाएगा, यानी कि H2 की कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से कम होती जाएगी, O2 की कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से कम होती जाएगी, और H2O की कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से इंक्रीज होती जाएगी। एक टाइम आएगा कि सारे का सारा H2 और O2 खत्म हो जाएगा, इधर 0 0 बचेगा और इधर 1 बन जाएगा या 2 बन जाएगा। ये 2 और 1 मिलाकर ये 2 बनेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। टाइम के हिसाब से रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ा, टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ा, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो रिएक्टेंट्स तो कम हो रहे हैं, ये भी कम होगा। ये स्टार्टिंग में 2 मोल थे, ये 1 मोल था, धीरे धीरे जाने लग गए। इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा ना 11th क्लास में, तो इसमें से कुछ कुछ गया होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जाते रहे होंगे, जाते गए होंगे, तो कुछ खत्म होगा, ये भी खत्म हो, धीरे धीरे 0 हो गया, 0 हो गया। तो H2 और O2 की कंसंट्रेशन तो कम होती जा रही है, यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को माइनस ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बाय टी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में ये 0 होगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कम हुए तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बड़ी होगी, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बड़ी होगी, तो प्रोडक्ट्स बड़े हैं, रिएक्टेंट्स कम हुए हैं। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को या तो माइनस ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, या तो माइनस ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या तो प्लस ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन बताती है, ये कंसंट्रेशन बताती है, याद रखना। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लगी हो उसके अंदर जो लिख रखा होगा उसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम ऐसे पढ़ते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब जो भी उसके अंदर लिख दिया, ए के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी तो ए की कंसंट्रेशन की बात करी गई, बी के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी तो बी की कंसंट्रेशन की। स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की बात इसमें करेंगे। तो या तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी तो चेंज इन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन का माइनस, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसका प्लस, डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम। ऐसे आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो। समझ में आया? ओके जी। अब हम आगे चलते हैं, तो हम पढ़ते हैं पहले तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैसे होते हैं, बेसिक टाइप। वैसे तो बड़ी तरह के रिएक्शन होते हैं, आपने पढ़े होंगे। अभी केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से, केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शंस। एक होते हैं मॉडरेट रिएक्शंस, एक होते हैं मॉडरेट रिएक्शंस, एक होते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस, एक होते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। अब ये वेरी फास्ट रिएक्शंस किसको बोला जाता है? वेरी फास्ट रिएक्शंस वो होते हैं जो बहुत ही मिली सेकेंड्स में खत्म हो जाएं, मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाएं। मिली सेकेंड्स कितने? जो रिएक्शंस 10⁻⁻12 सेकंड से लेकर 10⁻⁻16 सेकंड्स तक का टाइम लेते हैं, इतने कम टाइम में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है उसको आप वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हो, उसको आप वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हो। जैसे इसके एग्जांपल हैं, आपने सुने होंगे BaCl2 प्लस H2SO4। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, बेरियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूं, तो आपको तभी मिली सेकेंड्स के अंदर बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाएगा, मिली सेकेंड्स के अंदर। तो ये एक वेरी फास्ट रिएक्शन। और भी बहुत सारे रिएक्शन है जो वेरी फास्ट होते हैं, जैसे कि NaOH प्लस HCl, ये तुम्हें क्या देगा? ये तुम्हें देगा NaCl प्लस H2O। एसिड और बेस का रिएक्शन
सॉल्ट और वाटर देता है। ये भी एक वेरी फास्ट रिएक्शन है जो कि मिली सेकेंड्स में हो जाता है, इतने टाइम में हो जाए तो उसको वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। देखो जो रिएक्शन बहुत तेज हो गया यानी कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत तेज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था कि कितनी जल्दी रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, कितनी जल्दी प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, कितनी जल्दी रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, तो वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता था। अब मुझे बताओ कि जो रिएक्शन इतनी जल्दी हो गया उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाएगा। निकाल तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम ऐसे रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन निकालते ही नहीं। क्या जरूरत है हमें, जो इतनी जल्दी हो गया, मेरे लिए तो बहुत तेज है ना, मेरे लिए तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है, तो मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन एक्यूरेट निकालने का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं ऐसे रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालता, मैं ऐसे रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन कभी नहीं निकालता, क्योंकि पहले ही बहुत फास्ट हो गए। मेरे लिए तो वेरी फास्ट है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का वेरी वेरी हाई होगा। अब थोड़ा थोड़ा सा फर्क होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, तो मैं ऐसे रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालने वाला। हमारे सिलेबस में ये रिएक्शंस हम डिस्कस नहीं करने वाले। दूसरी बात आती है वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस वो होते हैं विच कैन टेक, वो रिएक्शन जो या तो फ्यू डेज लगा दें या फ्यू आवर्स लगा दें, कुछ घंटों में खत्म हो, कुछ दिनों में खत्म हो, कुछ मंथ्स में खत्म हो, या कुछ साल भी लगा दें। कुछ रिएक्शन कुछ साल लगा दें, उनको वेरी स्लो रिएक्शंस बोला जाए। जैसे 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 कोरोजन होना एक वेरी स्लो रिएक्शन है, कुछ मंथ्स लग जाते हैं कोरोजन होने में, ठीक है जी। तो कोरोजन एक वेरी स्लो रिएक्शन हुआ। ऐसे रिएक्शंस का तो आप बताओ क्या मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फायदा है? अरे यार इनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगा, बहुत कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होगा। अब बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी जो 1 साल में खत्म हुआ, मैं वेट करता रहूंगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन के, 1 साल वेट करते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस का भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालता, ऐसे रिएक्शंस का भी हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते। तो हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शंस का, जो ना तो बहुत तेज हुए ना तो बहुत धीरे हुए, जो कुछ मिनटों में हो गए, कुछ सेकंड्स में हो गए, वो मॉडरेट रिएक्शन कहलाते हैं। कुछ मिनट, जिनको कुछ मिनट्स लग गए, उनको मॉडरेट रिएक्शन बोला जाता है। जैसे मॉडरेट रिएक्शंस के एग्जांपल हैं आपके पास, वो है इथाइल एसीटेट की अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं इथाइल एसीटेट की, एसीटेट ग्रुप पता ना, ये एसीटेट ग्रुप CHCOO होता है माइनस, ये लग जाए तो वो एसीटेट ग्रुप होता है। अब मेरे पास है इथाइल का मतलब है कि इसके साथ 2 कार्बन लगेंगे, 2 कार्बन यानी कि C2H5 CH3COO C2H5, या इसको इधर लगा दो या इसको ऐसा लिख दो CH3COO C2H5, ये इथाइल एसीटेट है। इथाइल ये एसीटेट है, इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, इसको वाटर दे दो, ऐड करा दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो उसको H+ आयन देगा, तो ये टूट जाएगा किसमें, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा, ये 2 कार्बन, तो इथेनोइक एसिड है, और इथेनॉल में CH2H5OH में। ये जो रिएक्शन है ये कुछ सेकंड्स में होता है, कुछ मिनट्स में होता है, ये एक मॉडरेट रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमें ऐसे रिएक्शंस का ही रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा फाइंड आउट करना है। बहुत सारे रिएक्शंस हैं इसके अलावा बहुत सारे रिएक्शंस हैं, जैसे एक और बहुत कॉमन एग्जांपल जो रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा, NH3 फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या होता है, N2 + 2NH2 gives 2NH3, तो 3H2 कर दो ना, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया भी एक मॉडरेट रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो हम ऐसे रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं जिनका रेट ऑफ रिएक्शन मॉडरेट हो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन सही हो, ना बहुत ज्यादा तेज हो ना बहुत ज्यादा स्लो हो, तो मॉडरेट रिएक्शंस का हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने अभी पढ़ा था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम, यानी टाइम का चेंज। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लो मेरे पास रिएक्शन है A + B गिव्स
या 2a प्लस बी गिव C प्लस 3D, मान लो ये रिएक्शन है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? देखो जो जो रिएक्टेंट्स हैं उसके रेट के साथ माइनस लगाना है, तो माइनस ऑफ रिएक्टेंट, ये कम होगा टाइम के साथ, तो माइनस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कितने टाइम में चेंज हुआ, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। अब जो इसका स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट होगा ना, जो भी ए के साथ लग रखा होगा, इसको 1 बाय में लिख दो। जो भी स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट हुआ उसको 1 बाय में लिखो। अगर 3 होता तो 1/3, माइनस तो लगेगा। या मैं इसको लिख सकता हूं बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी पर यूनिट टाइम। अब ये भी रिएक्टेंट है तो ये भी कम होगा तो माइनस, इसका स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 1/1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। या रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसका, और ये प्रोडक्ट बना तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय टाइम, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय टाइम, और ये आएंगे प्लस में क्योंकि ये प्रोडक्ट्स है। अब इसका स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है तो इसको 1 बाय में लिखो, 1/3। तो ये सारे ही रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे, इक्वल होंगे, सारे ही रेट ऑफ रिएक्शन ही बताने वाले हैं, इनको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। समझे? एक और बात याद रखें, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों में क्या फर्क है? जो आप ये लिख रहे हो डेल्टा डेल्टा लगाकर, ये तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। एवरेज मतलब ज्यादा लंबे टाइम के लिए चेंज इन टाइम बड़ा है, कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है वो कुछ ज्यादा लंबे टाइम में हो रहा है, कि मान लो 1 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में या 10 सेकंड के बीच में कितनी कंसंट्रेशन का चेंज हुआ, टाइम लिमिट थोड़ा सा बड़ा है। इंस्टेंटेनियस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा जाता है कि 1 से जब 10 जा रहे थे तो जब 2 सेकंड हुए, जब दूसरा सेकंड हुआ उस टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। ये तो एक एवरेज पीरियड के लिए है, 1 से लेकर 10 तक एवरेज वाला। तो इंस्टेंटेनियस है पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे, कि जब दूसरा सेकंड हुआ दूसरे सेकंड पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसा था। उसको हम कुछ नहीं करते, डेल्टा की जगह डी लगा देते हैं, छोटे चेंज में डी लगाते हैं, मैथ में पढ़ा होगा, याद होगा। तो उसको लिखेंगे -1/2 dA/dt, इसको लिखेंगे -dB/dt, इसको लिखेंगे +dC/dt, और इसको लिखेंगे +1/3 dd/dt। डी लगा देंगे, डी मतलब छोटा चेंज, मतलब माइनर चेंज, और डेल्टा मतलब बिग चेंज। ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाला जाता है, ये एक रेंज के लिए निकाला जाता है। ये फर्क है, बस सिंपल सी बात। रिएक्टेंट्स के साथ माइनस लगा दो क्योंकि वो कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स के साथ प्लस लगा दो, और उनका स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 बाय में करके लिख दो, और सारे ये इक्वल ही होंगे, इनको ऐड नहीं करना, सबको सब अलग है। ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसी का ये है, उसी का ये है, उसी का ये है, ऐसे करके आप लिखते हो। समझ में आया? पक्का? अच्छा एक और बात समझ लो, एक और बात होती है जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। एक इसको भी समझ लो कि ये, ठीक है जी। तो अगली बात है रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होती है, और एक होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होती है। रेट ऑफ अपीयरेंस, जिसको मैं अभी ROA लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, मेरे हाथ दर्द करने लग जाते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस, एक होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ROD, इसको रेट ऑफ डिसोसिएशन मत पढ़ना, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में तो फर्क पड़ते समझते हो ना। मान लो एक रिएक्शन था A + B गिव्स 2C + 3E, मान लो 2C + 3E, मान लो एक रिएक्शन है ऐसा। तो इसमें से कौन अपीयर हो रहा है, कौन डिसअपीयर हो? देखो रिएक्टेंट्स टाइम के साथ साथ, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होगी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से बढ़ेगी। तो रिएक्टेंट्स तो माइनस हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं। पहले तो प्रोडक्ट 0 होगा ना रिएक्शन स्टार्ट होते हुए, तो डिसअपीयर हो रहा है रिएक्टेंट, अपीयर हो रहा है प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ अपीयरेंस होगी प्रोडक्ट्स की और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगी रिएक्टेंट्स की।
इसको लिखते कैसे हैं, इसको वैसे ही लिखते हैं जैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो, बस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बीच में नहीं लगाते। कैसे, जैसे मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखता हूं पहले, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो होगा, कौन डिसअपीयर हो रहा है ये, तो इसको लिखेंगे, ये हो रहा है रिएक्टेंट, तो इसको लिखेंगे डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। इसका मान लो ये रहा रिएक्शन, तो इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके साथ नहीं लगाना। अब इसको माइनस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिसअपीयर है तो माइनस तो होगा ही होगा, तो बुक में इसके माइनस नहीं लगा रखा, क्योंकि डिसअपीयर हो रहा है तो माइनस ही लगता है। तो हमने बता ही दिया डिसअपीयर है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, कम ही होगा जितना ही कंसंट्रेशन रेट आएगा, इस रेट पे कम होगा, माइनस इसीलिए लगाते थे। तो इसमें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाते, नो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन, नो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन रेट ऑफ एसोसिएशन, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। समझ में आई? अच्छा और बताओ रेट ऑफ क्या होगा, और मैं लिख सकता हूं डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, रेट ऑफ अपीयर कौन हो रहा है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। और इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 नहीं लगाना, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाना, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाना है, या रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। ये होता है रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हटा दो रेट ऑफ रिएक्शन से तो आपको रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मिल जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है उसको बोलते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, या इसको बुक्स में लिखा मिलेगा मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, एक ही बात है, इतने बड़े तो हो गए होंगे कि इनवर्स वाली बात समझ जाओ। ठीक है, मान लो अगर कंसंट्रेशन, अगर गैसेस हो, अगर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं अगर वो गैसेस हो, अगर वो गैसेस हो तो उसकी जो यूनिट होगी वो होगी एटीएम पर सेकंड। अगर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स मिले वो गैसेस मिले तो उसकी यूनिट होगी एटमॉस्फेरिक, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकंड, एटीएम पर सेकंड। एटीएम ये पैसे निकालने वाला एटीएम नहीं, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला एटीएम, प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम, याद होगा, तो वो एटीएम पर सेकंड, ये बात याद रखना। एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि तुम्हें समझ में आएगा कैसे करना है। हाँ जी, तो ये है हमारा क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन दे रखा है 2a + b गिव्स 3c, और आपको गिवन है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इन टाइम टी टाइम पर सी की रेट ऑफ अपीयरेंस जो गिवन है इतनी गिवन है। आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालनी है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या, ए निकाल दो, चलो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालो। ठीक है जी, कैसे करोगे, सबसे पहले याद करो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला होता था, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन माइनस करेंगे उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट dA बाय dt, या माइनस dB बाय dt, या माइनस या +1/3 dC बाय dt। ऐसे ही निकाल लोगे रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे ही निकाल सकते हो किसी से भी। अब हमें क्योंकि ए बी की कंसंट्रेशन नहीं पता, मुझे तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी की गिवन है कुछ, तो सी वाले को यूज करेंगे, और रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन है सी की, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या कहलाएगी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी को कैसा लिख सकता हूं, dA बाय dC लिख सकता हूं, dt dC बाय dt। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाते रेट में, सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में, तो dC बाय dt, तो dC बाय dt की वैल्यू ये रही, dC बाय dt की है ना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस यानी dC बाय dt की वैल्यू है, तो इस वैल्यू को यूज करो, रेट ऑफ रिएक्शन यहां से निकाल दो, यानी कि यहां पर रखो 1/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻²⁻⁴, ठीक है जी, रेज़ टू द पावर -4, 3 को इससे काट दो, 3 चौके 12 पॉइंट बचे 3 3 3, ठीक है जी, और ये -1 है, ये क्या है -1 है, -1 ऊपर जाएगा तो
+1 बन जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं मैं 4.33 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझे? ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब तुम्हें पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, देखो जितना सी अपीयर हो रहा है ए उससे कम डिसअपीयर हो रहा है। अरे जितना सी अपीयर हुआ क्या ए भी उतना ही डिसअपीयर हुआ? क्या ए उतना ही डिसअपीयर? नहीं, ए डिसअपीयर हुआ है 2, सी अपीयर हुआ है 3, सी अपीयर हुआ है 3। तो रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ ए सी के बराबर है क्या? नहीं है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितनी है? 2/3 नहीं है इसकी 2/3 है ना। अरे यार ये 2 गया, ये 3 बना, तो इसका तो 75% ही गया ना, ये अप्रोक्सीमेटली 66% ये गया, उससे ज्यादा बना, तो इसका तो ये 66% ही गया। अगर ये 100 में होता तो ये तो 66 होता, यानी कि इसका रेट ऑफ अपीयरेंस 66% है डिसअपीयरेंस, तो 66 मतलब 2/3। तो रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना, डिसअपीयरेंस निकालना मुझे ए का, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए का क्या करूंगा मैं, देखो जरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा ए का? ये होगा dA/dt। स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगाते, पर मुझे इसका रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन है, तो ये होगा dC/dt। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ना इक्वल मत रखो ना इसको। जितना ये डिसअपीयर हुआ क्या उतना अपीयर हुआ? नहीं, अरे ये डिसअपीयर हुआ इसका 66%, यानी कि ये इसका 2/3 है, तो इसका रेट ऑफ अपीयरेंस इसका 2/3 होगा ना यार। इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसका 2/3 नहीं होगा। 2 गया बने 3, 2 गए 2 बनते तो सही था, तो इक्वेट कर देते, जो इसका रेट था वही ये आ जाता। क्योंकि ये कम गया बना ज्यादा, तो ये बना तो कम ना, तो ये तो 2/3 ही का तो रेट हुआ, तो इसका तो मुझे पता था 1.3, तो 2/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁴, और आंसर आ जाएगा आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये आया 4.33, इसको मल्टीप्लाई कर दो 8.66 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ए का। समझ में आया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस को क्या करोगे? पक्का समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएं। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स, रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के, ठीक है, प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट करें। हमारी वीडियो, हमारी ऐप है सिग्मा कोचिंग क्लासेस के नाम से, उसको डाउनलोड करें, फ्री में नोट्स वगैरह, सीरीज, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, और काफी सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे वहां पर। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।